नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न अनाजीय फसलों एवं अन्य फसलों में पाए जाने वाले रसायनों के बारे में। दोस्तों पहले दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं फलों में पाए जाने वाले रसायनों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले रसायनों की। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम शेष रह रहे सभी रसायनों के बारे में। और अगर दोस्तों हम इनकी बात शुरू करें तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले मसाला वाली सब्जियों फसलों में। और दोस्तों जब हम देखते हैं और जानते हैं कि धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी जितने भी फसलें हैं इनमें विशेष प्रकार की सुगंध होती है और विशेष प्रकार की सुगंध होती है तो कोई ना कोई ऐसा रसायन, ऐसा केमिकल पाया जाता है जहाँ से वो सुगंध का निर्माण होता है, वो सुगंध आती है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी वो क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात शुरू करें धनिये से, तो धनिये में कौन सा रसायन पाया जाता है तो कोरिएंडर सैटाइवम नाम है, इसीलिए इसमें कॉन्ड्रियोल और लिनोलिन नामक दो रसायन पाए जाते हैं जिससे धनिये की विशेष सुगंध होती है। दोस्तों आप भले पूरे धनिये का सीड ले लीजिए, दाना ले लीजिए या आप फिर पत्ती ले लीजिए, कहीं ना कहीं से विशेष सुगंध धनिये की आती है। और वो किस कारण आती है? कॉन्ड्रियोल और लिनालून के कारण आती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्यूमीन की या जीरे की। तो जीरा अपने आप में एक विशेष सुगंध रखता है और वो सुगंध किस कारण आती है? वो क्यूमिनॉल के कारण आती है। दोस्तों पूछा जाता है जीरे में सुगंध या विशेष सुगंध किस कारण आती है तो क्यूमिनॉल के कारण विशेष सुगंध आती है। अब बात आती है दोस्तों घी में एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक कौन सा तत्व या किस है तो ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल नामक जो रसायन है, जो केमिकल है, वो घी में एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें मूंगफली की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पशुपालन में भी पूछा जा सकता है, ये सस्य विज्ञान में भी पूछा जा सकता है। एरिडीन या एरिडीन नामक एक तत्व पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है और ये रसायन कहते हैं कि दूध उत्पादन में वृद्धि करता है। कितनी वृद्धि कर देता है तो लगभग 35% तक दूध में ये वृद्धि करता है। इसीलिए जितने भी दुधारू पशु हैं उनके खाने में, उनके आहार में हम मूंगफली की खली का, ग्राउंडनट केक जिसे हम GNC बोलते हैं, ग्राउंडनट केक का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मूंगफली की खली में एरिडीन नामक तत्व पाया जाता है, एरिडीन रसायन पाया जाता है जो दूध की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मूंगफली का जो तेल होता है उसमें हल्का पीलापन होता है। वो पीलापन किस कारण होता है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक तत्व के कारण मूंगफली के तेल में पीलापन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा हुआ है, मूंगफली में कड़वाहट का कारण। आप लोगों ने सबने खाई होगी दोस्तों, हम भी खाते हैं। जब हम 2-4 मूंगफली खाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी मूंगफली या एक ऐसा दाना कर्नेल निकल के आती है जो कड़वाहट लिए होती है। अब क्वेश्चन बनता है कड़वाहट किसके कारण होती है, किसके कारण होती है? तो पहली बात तो एफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है कि आपको एग्जामिनर अल्फा टॉक्सिन भी नाम दे देगा, अल्फा और एफ्ला। अब अल्फा टॉक्सिन के कारण ये कड़वाहट नहीं पाई जाती है, ये किसके कारण पाई जाती है? एफ्लाटॉक्सिन के कारण पाई जाती है। ये एफ्ला नाम आया कहाँ से ये देखना, एस्परजिलस, या हिंदी लिख लेते हैं एस्परजिलस फ्लेविस, एफ्ला। अब आपको याद रह जाएगा कि एक कवक के कारण ये कड़वाहट पैदा होती है। कवक एक रसायन बनाता है या उस कवक की वजह से ये रसायन बनता है। तो रसायन कौन सा बनता है? एफ्लाटॉक्सिन। टॉक्सिन यानी विषैला रसायन, एफ्ला यानी एस्पर फ्लेविस से जो रसायन बनता है उसे हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और मूंगफली में जो कड़वाहट का कारण है वो एफ्लाटॉक्सिन है। अब बात आती है दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन क्या घातक होता है मानव शरीर के लिए? बिल्कुल होता है। और कितनी मात्रा अगर इसकी हो शरीर में तो ये घातक परिणाम दिखाता है। तो दोस्तों 10 से 20 ppm तक अगर इसकी मात्रा शरीर में पहुंचती है तो ये अपने घातक प्रभाव दिखाता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा दिखाता है। आपने देखा होगा जब बारिश या सर्दी की ऋतु में जब भी कच्ची मूंगफली जब खाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनको उल्टी, दस्त जैसी जो शिकायतें, जो कंडीशंस होती है वो इसी एफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। क्योंकि जब वयस्क लोग या यूँ मान के चलिए बड़े लोग जब खाते हैं तो कड़वी
या कड़वाहट आने पर वो मूंगफली को थूक देते हैं, लेकिन बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते, उसको यूज करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको उल्टी वगैरह की शिकायत आती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूंगफली में कड़वाहट का कारण क्या है, तो एफ्लाटॉक्सिन किससे बनता है, तो ये एस्परजिलस फ्लेविस नामक रसायन से बनता, एस्परजिलस कवक से बनता है और इसकी 10 से 20 ppm मात्रा शरीर के लिए नुकसानदायक है, मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध होती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सरसों में तीखापन की। इससे भी भली भांति सभी वाकिफ है, क्योंकि सरसों के तेल का उपयोग पहले, आजकल तो बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स आने लगे हैं, बहुत सारे हेयर ऑयल आने लगे हैं। कुछ समय पहले यूँ मान लीजिए 10-15 साल पहले आई थिंक केवल और केवल सरसों का तेल ही उपयोग लिया जाता था। और जब उस सरसों के तेल को हम यूज़ करते हैं तो एक अजीब सा तीखापन, अजीब सी चरपराहट आती है। भले ही वो आप खाने में ले लीजिए, भले ही उसे आप हेयर ऑयल या कहीं यूज़ करते हैं तो उसके लिए ले लीजिए। तो सरसों का जो तेल है उसमें जो तीखापन होता है वो किस कारण पाया जाता है, पहले चीज तो मिलेगी आपको, क्या लिखा होना मिलेगा, एरोसिक एसिड। एरोसिक एसिड अगर ऑप्शन में है तो अगर पूछ लिया जाए सरसों में तीखापन किसके कारण पाया जाता है, तो सरसों में तीखापन जो है एरोसिक एसिड के कारण पाया जाता है। फिर स्पेशली पूछ ले किसके कारण पाया जाता है, एरोसिक नहीं दिया हो तो सिनग्रीन नामक रसायन के कारण दिया जाता है। और एग्जाम में तो एक एग्जाम में तो इसका फॉर्मूला तक पूछा है, C10H6O9 NS2K, C10H6O9 NS2K। एक एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला दे दिए थे कि सरसों में तीखापन किस रसायन के कारण पाया जाता, ना वहाँ एरोसिक एसिड दिया था ना वहाँ सिनग्रीन दिया था। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एरोसिक एसिड आएगा, हम एरोसिक एसिड करके आएंगे। अगर एरोसिक एसिड नहीं आता है, हमें सिनग्रीन पूछा जाएगा, हम सिनग्रीन लिखेंगे। और सिनग्रीन का अगर फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो C10H6O9 NS2K इसका जो है फॉर्मूला होता है। उसके बाद दोस्तों हम अगली बात करें, लेथाइरस में जो हानिकारक तत्व माना जाता है, और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप 3 स्टार 4 स्टार मान सकते हैं। लेथाइरस नामक फसल में या लेथाइरस में हानिकारक रसायन कौन सा पाया जाता है, हानिकारक रसायन की अगर हम बात करें तो लेथाइरोजीन रसायन पाया जाता है। लेथाइरोजीन जो रसायन है वो मानव शरीर के लिए घातक है। और फिर अगर थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाए कि ये किस तरह का रसायन है, तो न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन है यानी ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो ये कौन से रोग में सहायक होता है, तो ये लकवे में सहायक होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा रसायन लकवे के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा रसायन, या तो न्यूरोटॉक्सिन लिखा होगा, या इंग्लिश में इसे BOA बोआ कहते हैं, BOAA मिलेगा, या फिर आपको लेथाइरोजीन रसायन मिलेगा। और लेथाइरोजीन किस में पाया जाता है, लेथाइरस में पाया जाता है। ये एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है, यानी ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र के लिए घातक है, इसीलिए इससे कौन सा रोग हो जाता है, लकवा रोग हो जाता है। अगली हम बात करें दोस्तों, कपास में के बीज में कौन सा रसायन या कौन सा हानिकारक रसायन पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें गोसिपोल या गोसिप्यूरिन नामक हानिकारक रसायन पाया जाता है। अब दोस्तों इसके लिए भी देखना, आप पहले इसका लिख लेते हैं। अब दोस्तों बात करें कपास के सीड की कौन सा रसायन पाया जाता है, या तो गोसिपोल ऑप्शन में होगा या गोसिप्यूरिन होगा। अब ये किसके लिए घातक है, कपास के बीज का उपयोग मानव तो करता नहीं है, पशु आहार में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कपास के बीजों का। और कपास के बीजों जिनको हम बिनोला बोलते हैं, उस बिनोले का उपयोग जब हम पशु आहार में करते हैं और अगर हायर मात्रा में गोसिपोल अगर पशु को जाता है तो वो हानिकारक होता है। अब इसका बात यहाँ आ जाती है कि भाई हमें देना भी है और पशु बताएगा तो नहीं कि भाई इसमें गोसिपोल है या नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे फोरफादर करते आए हैं वो साइंटिफिक मेथड है। और हमारा एजुकेशन या अभी का जो साइंस है वो भी यही कहता है, जो बिनोले को गर्म करके
या भिगो के जो खिलाया जाता है उससे क्या होता है, गोसिपोल का जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है, जो हानिकारक प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए शुरू से कपास के बीजों को या बिनोलों को पशु आहार में देने से पूर्व या तो गर्म करके दिया जाता है या उसे भिगो के दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कपास के बीज में कौन सा हानिकारक रसायन पाया जाता है, गोसिपोल पाया जाता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ये पशुओं को प्रभावित करता है। और कपास के बीज की जगह आपको बिनोला लिखा हुआ भी मिल सकता है, बिनोला। ये कंफ्यूज मत होना आप, कपास के बीज की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, बिनोला भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद हम अगली बात करें दोस्तों, रिजके में कौन सा रसायन पाया जाता है, हानिकारक रसायन पाया जाता है, तो सेपोनिन नामक जो रसायन है वो रिजके की फसल में या रिजके में पाया जाता है। उसके बाद अरंडी की बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अरंडी में कौन सा रसायन पाया जाता है या हानिकारक रसायन पाया जाता है, तो रिसिन, रिसिनस कम्युनस इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों, उसी से आप याद रख सकते हैं। रिसिन नामक जो आपका हानिकारक रसायन है वो अरंडी में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अरंडी के बाद दोस्तों बात करेंगे हम सौंफ की, तो सौंफ में जो सुगंध होती है या विशेष सुगंध होती है वो फ्रैंकोन नामक रसायन के कारण होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे जवार की, और जवार वाला क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवार के लिए पूछा जाता है कि जवार में हानिकारक रसायन कौन सा पाया जाता है। और ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप और हम सब एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी हम विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं। हमने सभी ने ये चीज़ देखी है या इसका हमने उदाहरण देखा है। जब कभी भी हम स्ट्रेस्ड कंडीशन में ऐसी जवार हमने पशुओं को खिला दी जिसमें पानी की कमी थी या बहुत दिनों से उसमें पानी नहीं दिया था, इरिगेशन नहीं दी थी, या आपने क्या हो बारिश के समय कोई ऐसी जवार की फसल थी, बारिश नहीं हुई, आपने छोटी अवस्था में काट के खिला दी, तो ऐसी कंडीशंस में कई बार जो पशु इस चारे को या जो इस जवार को खाता है वो मर तक जाता है, इतना ये पॉइजनस होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जवार में जो हानिकारक रसायन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो या तो दिया होगा आपको धुरीन, या दिया होगा आपको प्रोसिक एसिड, या आपको इंग्लिश में दिया होगा HCN। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम डीप जाएं तो ये इसकी जो मात्रा जो हानिकारक होती है वो कितनी मात्रा हानिकारक होती है, तो दोस्तों देखना, अगर 0.5 ग्राम मात्रा भी अगर शरीर में जाती है पशु की तो वो किसी न किसी रूप में हानिकारक होगी, अपना प्रभाव दिखाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो धुरीन होता है ये बनता कहाँ है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि हम कहते हैं कि हमने स्ट्रेस्ड कंडीशन में पशु को चारा खिलाया, चारे की पत्तियां उसको काट के खिलाई, जिससे क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उन पत्तियों में क्या पाया गया, उनमें धुरीन पाया गया, उनमें प्रोसिक अम्ल पाया गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, HCN कहते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि HCN जवार के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन थे पत्तियां, तना, जड़। तो इस तरह से जो ऑप्शन थे तो वहां पे फिर कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट और आप और हम सोचते हैं कि जब लीव्स में, लीव्स खाने से हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा, लीव्स में ही होगा। लेकिन इसके अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो जब स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है, जब स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है तो जवार में HCN जो है जड़ में बनता है। कहाँ बनता है, जड़ में बनता है। लेकिन पाया कहाँ जाता है, लीव्स में पाया जाता है। अपटेक होता है वो पानी के साथ अपटेक होकर लीव्स में आ जाता है स्ट्रेस्ड कंडीशन में। लेकिन अगर हम निर्माण की बात करें, अगर हम सिंथेसिस की बात करें कि HCN पौधे के किस भाग में बनता है, तो जड़ वाले भाग में बनता है। ये थोड़ा सा इसका डीप मैटर था दोस्तों, पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे मक्का के पीला रंग की, यानी मक्के में जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है, तो क्रिप्टोजेंथिन नामक रसायन के कारण मक्का में पीला रंग पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बासमती चावल की। सुगंध आती है, ये आप हम सब जानते हैं, किसके कारण आती है, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल के कारण, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल नामक रसायन के कारण बासमती चावल में जो है सुगंध पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे करनाल बंट वाले खेत। आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, ये बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट, मेरे हिसाब से मैंने जहां तक एग्जाम दिए हैं और पेपर देखे हैं आता है ये क्वेश्चन। करनाल बंट दोस्तों गेहूं की एक डिजीज है जो निवोसिया इंडिका नामक कवक से होती है, और उस
कवक से जिस खेत में ये रोग होता है, करनाल बंट होता है, वहां पे क्या होता है, एक दुर्गंध आती है और दुर्गंध सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध आती है। और ये दुर्गंध किसके कारण होती है, ट्राई मिथाइल एमीन के कारण ये दुर्गंध पाई जाती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, गेहूं के खेत में सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंध किस रसायन के कारण आती है, ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। किस रोग के कारण आती है, करनाल बंट के कारण आती है। करनाल बंट किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। कवक कौन सी है, निवोसिया इंडिका है, और ये आपका सॉइल बॉर्न डिजीज मानी जाती है। तो ये था आपका करनाल बंट के बारे में थोड़ा सा, जो आप अगर पूछ लिया जाए तो हम बता सकें कि करनाल बंट में जो दुर्गंध है वो किसके कारण, ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगली बात करें सोयाबीन की, और सोयाबीन में हानिकारक रसायन की हम बात करें कि हानिकारक रसायन कौन सा होता है, तो गोइट्रोजन नामक जो रसायन होता है वो हानिकारक रसायन सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद अगला और लास्ट हम बात करेंगे दोस्तों, गंवार में चिकनापन किस पदार्थ या किस रसायन के कारण होता है, या गंवार का जो गम होता है, जो चिपचिपापन होता है, वो किस कारण पाया जाता है दोस्तों, तो मोनोगैलेक्टोन नामक रसायन के कारण, या कहीं कहीं ये आपको मोनोगैलेक्टोन के नाम से भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोगैलेक्टोन नामक रसायन के कारण गंवार या क्लस्टर बीन में चिपचिपापन पाया जाता है। यही गंवार गम का मुख्य उपयोगी तत्व माना जाता है। अब दोस्तों ये जो थे लगभग अनाजीय फसलों में या किसी अन्य फसलों में कौन कौन से रसायन जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस था। उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये आपके लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों अंत में एक ही कहना है मेरा कि आप लगभग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, भले इस प्लेटफॉर्म से देखें किसी और प्लेटफॉर्म से देखें, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नया पढ़ा है, क्योंकि मान के चलिए हर जगह हर टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, जहां आपने एक बुक से पढ़ा होगा किसी दूसरी बुक को कंसल्ट करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म से वीडियोस देखेंगे, आप कुछ ना कुछ नई चीज डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ नई चीज मिल सकती है। वोकली जब हम बोलते हैं तब भी कई चीजें ऐसी आती है जो बार बार नहीं मिलती है। तो आप रिटर्न में नोट्स बनाएं और तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।